जय श्री राम बच्चों। मैं राजेश कुमार साहू आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है इजी पीजी साइंस। बच्चों, हम स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और उसके 2 सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं जिनमें हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया नोट्स आप लोगों को लिखवाया है और आपको समझाया है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मैंने बताया है आप लोगों को, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं। तो बच्चों, ये हमारा तीसरा सेशन होगा और इस सेशन में हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स लेंगे और कुछ नहीं। तो बच्चों, जिस किसी ने भी मेरा वीडियो नहीं देखा है, पहले वो पिछले वाले 2 वीडियो देखे ताकि उसको ये वाले जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो अच्छे से समझ में आए। तो बिना किसी देरी के चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बच्चों, आज के लिए मैं पहला क्वेश्चन दूंगा। ए स्फेरिकल कंडक्टर of radius 10 centimeter has a charge of 3.2 into 10 to the power minus 7 coulomb distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at a point 15 centimeter from the center of the sphere? चलो बच्चों, इस सवाल को डिकोड करते हैं हम लोग। हमें क्या दिया हुआ है सवाल में? देखिए, हमें दिया हुआ है एक स्फेरिकल कंडक्टर दिया हुआ है और कंडक्टर का रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। बोल क्या रहा है हमसे कि हैज अ चार्ज ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस हैज अ चार्ज ऑफ 3.2। इस कंडक्टर पे चार्ज कितना है? 3.2 into 10 to the power minus 7 कूलम। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अच्छा बच्चों, देखो इसका फॉर्मूला जो है कहाँ, इस पे क्या क्या फॉर्मूला लग रहा है मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर कोई भी स्फीयर होता है, कोई भी स्फीयर है, ठीक है, इसका कोई भी रेडियस r दे दे, इसका मतलब इसके पास इसके लिए हम लोग 3 पॉइंट यूज करेंगे। एक पॉइंट आउटसाइड होगा जो रेडियस से ज्यादा होगा, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? ग्रेटर देन रेडियस, और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं आउटसाइड। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। एक पॉइंट हम लोग सरफेस पे बात करते हैं तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई रेडियस स्क्वायर, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। किसी भी कंडक्टिंग सेल या फिर स्फीयर में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पे जीरो। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमें रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और हमसे पूछ रहा है कहाँ पे? जो आर का वैल्यू दिया है वो 15 सेंटीमीटर पे। तो ये पॉइंट जो है, ये जो डिस्टेंस आर है सेंटर से 15 मीटर की दूरी पे है, इसका मतलब है कि ये स्फीयर के बाहर आने वाला है 15 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से मेजर करेंगे तो ये तो बाहर ही आएगा ना, कुछ यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हमें मेजर करने के लिए बोल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा? E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9 यूज करेंगे, क्यू का वैल्यू 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, और आर स्क्वायर 15 सेंटीमीटर है बच्चों, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो तो 15 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये बच गया 2, 9 इंटू 10 टू पावर 2 इंटू 3.2, 15 का स्क्वायर 15 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, ये बच्चों ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर 6 हो जाएगा। तो 9 इंटू 3.2 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10 टू पावर 6, 355, दैट इज 3.2 कितना हो जाएगा बच्चों? 3.2 डिवाइड बाय 25 इंटू 10 टू पावर 6 कूलम। ठीक है, अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं इसके बोल रहा है। देखिए बच्चों, अगला सवाल क्या है हमारा? 2 पॉइंट चार्जेस, 2 point charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at a distance d apart
at a distance d apart, and the force acting between them is F. If 25% charge on A is transferred to B, then the force between the charges become चलो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। हमसे बोल रहा है 2 पॉइंट चार्ज है अपने पास ए और बी। अपने पास 2 पॉइंट चार्ज है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। इस पे चार्ज है प्लस क्यू, इस पे है माइनस क्यू, और इन दोनों को डी डिस्टेंस पे रखा गया है। बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है अभी, ये एफ है। अभी इन लोगों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, तो एफ। ये वाला फोर्स हम लोग लिख लेते हैं बाय कूलम्स लॉ, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अपने पास के Q1 की जगह पे प्लस क्यू, उसकी जगह पे क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर की जगह पे डी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बच्चों, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ये हमारा पहला फोर्स है। अब क्या बोल रहा है, इफ 25% चार्ज ऑन ए इज ट्रांसफर टू बी, मतलब ए से हमने कितना परसेंट चार्ज यहाँ पे भेज दिया बी में, 25%। ए से बी में कितना परसेंट चार्ज भेज दिया, 25%। तो बेसिकली क्या है बच्चों, इसका चार्ज जो है 25% कम हो जाएगा और इसका चार्ज जो है 25% इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, न्यू चार्जेस ऑन ए, न्यू चार्ज ऑन ए पे चार्ज क्या होगा, मान लेते हैं पहले क्यू था, इसको हम लोग बोल देते हैं क्यू ए। तो पहले कितना था क्यू, और अभी कितना ट्रांसफर हुआ है, तो -25% ऑफ क्यू। क्यू का 25% इधर ट्रांसफर हो गया, तो ये हो जाएगा क्यू माइनस 25%, मतलब बच्चों होता है 1/4 क्यू। तो ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3Q अपॉन 4, यानी क्यू ए पे चार्ज, नया चार्ज क्या हो गया, 3Q/4। सिमिलरली न्यू चार्ज ऑन बी, बी पे नया चार्ज क्या आएगा बच्चों, तो क्यू बी इज इक्वल टू, चार्ज पहले कितना था माइनस क्यू, और कितना ट्रांसफर हुआ है, तो 25% ऑफ क्यू ट्रांसफर हुआ है, यानी माइनस क्यू 25%, यानी प्लस 1/4 क्यू। तो अभी कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका -3Q/4। तो इस पे भी चार्ज कितना हो गया, -3Q/4, और इस पे भी चार्ज कितना रह गया, 3Q/4। तो नया फोर्स जो होगा एफ न्यू, नया फोर्स कितना लिखेंगे, के Q1 की जगह पे 3Q/4, Q2 की जगह पे 3Q/4 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। क्योंकि डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है, इसलिए हम लोग पहले वाला ही डिस्टेंस यूज करेंगे। बच्चों यहाँ पे माइनस चार्ज जो है, यहाँ पे चार्ज का वैल्यू देखिए माइनस में आया है, लेकिन मैंने पुट किया है प्लस में, क्योंकि हमें फोर्स लिखते समय सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 9/16 के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। तो पहले का फोर्स कितना था, के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, यानी नया फोर्स अपने पास आ जाएगा के क्यू स्क्वायर दैट इज 9/16 एफ, 9/16 एफ। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा न्यू फोर्स हो गया। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है अपना, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, a uniform electric field E is equal to 2 into 10 to power 3 Newton per coulomb is acted along the positive x-axis. The flux that is Newton coulomb inverse meter square के टर्म में of this field through a square
of 10 centimeter side whose plane is parallel to the YZ axis, YZ plane। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। बोल रहा है हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि एक्स एक्सिस में चल रहा है। मतलब अगर मान लीजिए अपने पास ये हो गया जेड, ये हो गया वाई और ये हो गया एक्स, ऐसे एक्स, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चल रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और ये कितना दिया है? 2 × 10⁻3। अब बोल रहे हैं हमारे पास एक सरफेस है जो कि स्क्वायर के शेप में है और वो जो है उसका जो प्लेन है ये वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, ऐसे। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे ये जो प्लेन है इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कुछ इस तरह से आगे मतलब एक्स एक्सिस में जाएगा और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है? एक्स एक्सिस में। यहाँ से देखो बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है और एरिया वेक्टर भी अगर इसको ऐसे लेके हम लोग ऐसे रखते हैं तो एरिया वेक्टर भी किधर होगा? एक्स एक्सिस में होगा। एरिया वेक्टर जो भी होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे हमारा एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड उसने खुद बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आर पैरेलल, मतलब उन दोनों के बीच में थीटा कितना बन रहा है? 0 डिग्री। अब हमें क्या करना है? फ्लक्स का फॉर्मूला लगाना है। फ्लक्स होता है E डॉट ए, तो E डॉट ए डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे, क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है? 2 × 10⁻3। स्क्वायर का एरिया कितना होता है बच्चों? तो साइड स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर, लेकिन 10 जो सेंटीमीटर में उसको मीटर में बदल देंगे, तो 10 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। और cos थीटा, cos 0 डिग्री कितना होता है? 1। तो 2 × 10⁻3, 10 का स्क्वायर 100 और 10⁻2 का स्क्वायर 4। यहाँ से ये 3 0 और ये 1 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 20 न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया बच्चों? ये हो गया फ्लक्स टू देयर पर्टिकुलर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। An electric dipole is placed at an angle of 30 degree with an electric field intensity of 2 × 10⁵ Newton per coulomb. It experiences a torque of 4 Newton meter. The charge on the dipole length is हमें डाइपोल लेंथ दिया हुआ है, डाइपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी एक सिस्टम होगा जिसमें ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस होंगे, एक छोटे से डिस्टेंस से सेपरेटेड होंगे। उसको रखा गया 30 डिग्री टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। मान लीजिए हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 × 10⁵। ये मैंने बना दिया -q, ये मैंने बना दिया +q। ये हमारा बन गया डाइपोल, इसका लेंथ है 2a, जो डाइपोल लेंथ कहलाएगा। और डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होता है डाइपोल का, वो उसका डायरेक्शन होता है बच्चों -q से +q की तरफ। हमेशा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा -q से +q की तरफ ही बनाना है आपको। तो -q से +q की तरफ एंगल कितना बन गया बच्चों? एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। एंगल कितना दिया हुआ है हमें? 30 डिग्री। हमसे पूछा है चार्ज बता दो, तो हम लोग टॉर्क का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो सॉल्यूशन में टॉर्क इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, और क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो पी ई क्या लगा देंगे?
साइन थीटा, पीई साइन थीटा, साइन का वैल्यू कितना दिया हुआ है साइन 30 और साइन 30 होता है बच्चों पीई इंटू 1/2। अब हम लोग क्या कर रहे हैं पी के जगह पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, पी का वैल्यू होता है 2q इंटू 2a इंटू ई के जगह पे वैल्यू है अपने पास 2 इंटू 10⁵ और हाफ। पी का वैल्यू बच्चों होता है चार्ज इंटू डाइपोल लेंथ, पी का वैल्यू क्या होता है डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कितना होता है चार्ज इंटू डाइपोल लेंथ। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच्चा क्यू, हमें क्यू फाइंड आउट करना है, टॉर्क का वैल्यू दिया हुआ है तो टॉर्क का वैल्यू दिया हुआ है 4, क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्यू और डाइपोल लेंथ कितना दिया हुआ है बच्चों हमें, डाइपोल लेंथ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, यानी 2a का वैल्यू दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻⁻2 और ये है 10⁵, यहाँ से कैंसिल होगा तो बच गया 4 इज इक्वल टू क्यू इंटू 2 इंटू 10⁻3, तो क्यू का वैल्यू आ गया बच्चों 4/2 इंटू 10⁻3, 2 कैंसिल होगा 10 पर माइनस जाएगा 2 इंटू 10⁻3, यानी हमारे पास जो आंसर हो गया 2 मिली कूलम। ये जो डाइपोल है इस पे चार्ज कितना है बच्चों 2 मिली कूलम। ठीक है बच्चों, इसी तरह का सवाल आपसे पूछता है, इतना टफ सवाल नहीं पूछेगा। ठीक है, बस आप लोगों को कंसेप्ट पता होना चाहिए क्या कर रहे हैं और आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो बोर्ड के जितने भी सवाल है वो आप बना लोगे। और इवन आप नीट के अगर नीट के एस्पिरेंट हो तो ये सब सवाल आप प्रैक्टिस करोगे तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और आप नीट का जो एमटीजी वगैरह जो क्वेश्चन बैंक होता है वो सॉल्व करोगे तो आपको आराम से ये सब मदद करेगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए मेटल क्यूब ऑफ साइड 5 centimeter is charged with 6 microcoulomb. The surface charge density of the cube is, बहुत आसान सवाल हो गया ये। देखिए, a metal cube of side 5 centimeter charged with 6 microcoulomb, the surface charge density। तो बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, ये हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। और हम इसको सॉल्व करेंगे अब इसके हिसाब से। क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 6 इंटू माइक्रोकूलम है यानी 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। एरिया बच्चों क्यूब का एरिया होता है 6a², किसी भी क्यूब का एरिया कितना होता है 6a², तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻6, 6 इंटू एरिया कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, सॉरी साइड कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, इसको हम लोग बदल देंगे 10⁻⁻2 में, स्क्वायर 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा 1/25 10⁻⁻6 10⁻⁻4 कैंसिल आउट, तो ये बच गया बच्चों हमारे पास 1/25 इंटू 10⁻⁻2, इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.04 इंटू 10⁻⁻2। तो अपने पास सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना आ गया 0.04 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है बच्चों, यूनिट क्या हो जाएगा कूलम मीटर स्क्वायर इनवर्स, कूलम मीटर स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, साइड 6 इंटू, ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल है अपने पास, ये तो थियोरेटिकल है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए short dipole at a large distance r from the center of dipole on the equatorial lines varies with distance s।
ठीक है बच्चों, देखो बच्चों मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के भी करवा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप देख लो कि इसका डिराइवेशन भी क्या है, क्योंकि आगे आपको डिराइवेशन भी मिलेगा ऐसा, तो हम लोग थोड़ा सा हल्का फुल्का डिराइवेशन भी देख लेंगे इसका कैसे होता है। तो बोल रहा है कि हमारे पास एक बहुत ही छोटा डाइपोल है, तो पहले हम लोग नॉर्मल डाइपोल के लिए देख लेते हैं। ये है हमारा प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये बन गया एक डाइपोल। डिस्टेंस क्या ले लिया हमने, 12। बोल रहा है इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट बच्चों डाइपोल पे होता है बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ पे हमने रख दिया एक पॉइंट पी, ये हमारा डिस्टेंस है आर, और ये डिस्टेंस देखो क्योंकि बच्चों हाफ हमने सेंटर लिया है, तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा ए। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, तो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये पॉइंट पी है। देखो बच्चों प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है अवे फ्रॉम द चार्ज बनाते हैं हम लोग, और माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हम लोग टुवर्ड्स द चार्ज बनाते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इन दोनों वेक्टर को सम करेंगे तो एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा जो कि इन दोनों के बीच से पास कराएंगे हम लोग। तो अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा हमने मान लिया, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा और ये एंगल भी थीटा। ठीक है। तो देखो बच्चों दो कंपोनेंट आने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक कंपोनेंट इसके तरफ जाएगा जो कि हम लोग बोलेंगे ई कॉस थीटा, और इसका भी एक कंपोनेंट इधर आएगा जो कि हम लोग बोलेंगे ई कॉस थीटा, और नीचे की तरफ ई साइन थीटा, ऊपर की तरफ ई साइन थीटा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा अपने पास वो आएगा ई नेट इज इक्वल टू 2e cos थीटा। यहाँ से 2e cos थीटा का वैल्यू रख देते हैं बच्चों। cos थीटा का वैल्यू देखो बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस दैट इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 1/2, रूट को मैंने क्या लिख दिया 1/2। यहाँ से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो के क्यू, क्यू के जगह पे कोई से भी एक मैग्नीट्यूड ले लो, क्योंकि दोनों चार्जेस देखो इक्वल एंड अपोजिट होता है, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है सेम आया, क्योंकि पॉइंट ऑफ डिस्टेंस जो डिस्टेंस है वो सेम है। आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट में ए स्क्वायर और इंटू ए बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये और ये रूट कैंसिल, तो 2 क्यू ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2। ये बच्चों कितना हो जाएगा 2। इसको देखो बच्चों 2a और q मिला के हम लोग क्या लिख सकते हैं, डाइपोल लिख सकते हैं पी के डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसका देखो बच्चों बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, एडअप हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, 1 प्लस हाफ कितना होता है 3/2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डाइपोल मोमेंट के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया नेट के पी बाय आर स्क्वायर। इसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के पी बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। ये होता है हमारा डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। क्योंकि सवाल में बोल दिया बच्चों शॉर्ट डाइपोल, और बोल रहा है कि जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा है, यानी आर जो है ए से बहुत ज्यादा है, आर इज मच मच ग्रेटर देन ए, ए को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर का पावर 3/2, 2 कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल, ठीक है, एट इक्वेटोरियल पॉइंट। यहाँ से बच्चों देखो क्या बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन वेरीज विद डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ उसका क्या रिलेशन है, तो हमें यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है बताओ, डिस्टेंस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और वो भी पावर कितना 3। तो हम लोग क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का पावर क्यू। ये हमारा आंसर हो जाएगा किसका, इस सवाल का। ठीक है, अब इसी सवाल को आपसे डेरिवेशन वाला भी पूछ सकता है, तो आपको क्या करना है, डायग्राम बना के ये डेरिवेशन करके दिखाना है, और यहाँ पे कुछ कुछ आपको लिखना पड़ेगा, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू, ऐसे करके आपको वर्ड में कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया। ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें एक और सवाल पूछ सकता है आपसे कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बन रहा है। तो ये मैंने पिछले सेशन में बताया आप लोगों को, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में जो थीटा होता है वो होता है 180 डिग्री। इक्वेटोरियल लाइन में डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होता है 180 डिग्री, मतलब दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल अपोजिट चलते हैं। और अगर एक्सियल पूछा है, ये किसके लिए है, इक्वेटोरियल। अगर आपको एक्सियल पॉइंट पे पूछ दिया तो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल होता है 0 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये डेटा याद कर लो, डायरेक्ट एमसीक्यू आ सकता है आपसे, पूछ सकता है ये। ठीक है, आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, ए वर्टिकल electric field of magnitude, a vertical electric field of magnitude 4.9 into 10 to power 5 Newton per coulomb just prevent a water droplet of mass 0.1 gram from falling. The value of charge on the droplet will be. ठीक है बच्चों, ध्यान दिया जा। यहाँ पे क्या है, देखो बच्चों, हमसे बोल रहा है कि एक वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड है, वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ऐसे क्या होगा, ऊपर या फिर नीचे, दोनों तरफ जा सकता है। हम लोग वर्टिकल ऐसे बना लेते हैं, आप नीचे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट प्रिवेंट अ वाटर ड्रॉपलेट ऑफ मास, इसका वैल्यू दिया हुआ है हमें, E इज इक्वल टू 4.9 इंटू 10 टू पावर 5। एक वाटर ड्रॉपलेट है जिसका मास कितना है बच्चों, ये वाटर ड्रॉपलेट हो गया, इसका मास कितना है 0.1 ग्राम। इसको केजी में बदल लो तो 0.1 इंटू 10 टू पावर -3 केजी। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट इज, मतलब इस पे चार्ज क्यू का वैल्यू कितना होगा। अपने आप में सवाल आप लोगों को परेशान कर सकता है अगर आपको ये आइडिया क्लिक ना हो। तो देखो बच्चों, क्या होता है ना, यहाँ पे हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं। जैसे अगर ये पेन है, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये नीचे गिर जाता है, क्योंकि इस पे क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अर्थ का ग्रेविटी इसको नीचे खींच रहा है। ठीक है, अगर मुझे इसको हवा में सस्पेंड करके रखना है, ऐसे लटका के रखना है, तो नीचे अगर ग्रेविटी इसको खींच रहा है तो ऊपर एक फोर्स होना चाहिए जो ग्रेविटी को क्या करे, बैलेंस करे। ऊपर से अगर कोई एक फोर्स लग जाए तो ये ग्रेविटी को क्या कर देता है, बैलेंस कर देगा, और ये चीज हवा में से ही सस्पेंडेड फॉर्म में रह जाएगा। यही कंडीशन हमसे पूछ रहा है। तो अगर ये बॉल पे नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रहा है mg, तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि mg को वो क्या कर पाए, बैलेंस कर पाए। तो वो जो फोर्स है, वो फोर्स किसकी वजह से लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगा। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है। तो यहाँ से फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, mg को, तो क्यू ई इज इक्वल टू mg, यहाँ से क्यू का वैल्यू आ जाएगा mg अपॉन ई। मास कितना दिया है 0.1 इंटू 10 टू पावर -3, जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं और ई का वैल्यू 4.9, जी का वैल्यू 9.8 ले लो बच्चों। क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, 4.9 इंटू 10 टू पावर 5। अब देखो क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, तो ये माइनस ऊपर जाएगा, 10 टू पावर 5 ऊपर जाएगा तो 10 पावर -5 हो जाएगा, -5 + 3 -8, यानी 0.1 इंटू 9.8, 4.9 इंटू 10 टू पावर -8, ये कटेगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10 टू पावर -8, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू पावर -9, यानी चार्ज का वैल्यू कितना आ गया, 2 नैनो कूलम। चार्ज का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 2 नैनो कूलम। अब इसमें ना पूछ सकता है कि जो फोर्स का डायरेक्शन है, कभी कभी सवाल में ट्विस्ट करके बोलेगा फोर्स का डायरेक्शन किधर लगेगा। तो बच्चों अगर ये प्लस चार्ज, अच्छा सॉरी पूछ देगा कि इस पे जो चार्ज है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो बच्चों अगर इस mg को बैलेंस करना है तो फोर्स को ऊपर ही लगना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमने क्या मान लिया है, ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर मान लिया, ऊपर। तो यहाँ पे ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो अगर हमने प्लस चार्ज रखा है तो प्लस चार्ज के डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है, और अगर माइनस चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो अगर ये माइनस चार्ज होता तो mg नीचे लगता, और अगर हम लोग फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर रख देते तो फोर्स भी किधर लगने लगता, नीचे लगने लगता। तो mg और फोर्स कभी बैलेंस नहीं होता। मैं बता रहा हूँ आपको, इधर देखिए ध्यान से। मान लो अगर हमने चार्ज माइनस क्यू लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, तो फोर्स क्या लगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ और ग्रेविटी भी लग रहा है नीचे की तरफ, तो ये फोर्स कभी भी बैलेंस, एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो ये बॉडी नीचे गिर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इस चार्ज को हम लोग प्लस लेना पड़ेगा, इस चार्ज को प्लस लेना पड़ेगा, तभी जाके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, फोर्स क्या लगेगा, ऊपर। और अगर आपने माइनस लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपने माइनस ले लिया, इसको चार्ज अगर माइनस है मान लीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें अपोजिट रखना पड़ेगा, ऐसे नीचे की तरफ, ताकि फोर्स किधर लगे, ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट लगता है माइनस पे, तो फोर्स ऊपर आ जाएगा, तब जाके बैलेंस हो जाएगा।
इस तरह का भी सवाल पूछा हुआ है, आप ध्यान देना। अगर चार्ज का साइन पूछ दे रहा है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से पता कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़े। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है और थोड़ा कोल्ड एंड फीवर भी है, लेकिन फिर भी आपके लिए हम लोग डेली मेहनत करते हैं और डेली ये सब सेशंस जो है वो हम लोग चाहते हैं कि कंप्लीट हो। तो तबीयत तो ठीक होते रहता है, लेकिन आपका काम जो है, अपना काम पूरा करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस r, फॉर ए यूनिफॉर्मली ring for a uniformly charged ring of radius r, the electric field on its axis has the largest magnitude at a distance h from the center, then the value of h is। बच्चों में मार्कर का इंक खत्म हो चुका है, तो मैं मार्कर बदल के आ रहा हूँ, 1 मिनट बस। माफी चाहता हूँ, मार्कर का इंक खत्म हो गया था, वही मैं चेंज करने गया था। हमारे पास देखो बच्चों, सवाल क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस r the electric field on its axis has the largest magnitude at a distance h from the center, then the value of h is। h का वैल्यू क्या होगा, हमारे पास एक रिंग है ऐसे, तो इसके एक्सिस पे, इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है k q x बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। ये फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, k q x r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2, जहाँ पे r क्या है बच्चों, रेडियस है r। हमसे बोल रहा है ना कि ये जो डिस्टेंस है h, ये डिस्टेंस उसने h बोल दिया, तो x के जगह पे क्या यूज करेंगे, h यूज कर लेंगे हम लोग। बोल रहा है कि कौन से डिस्टेंस मतलब h का क्या वैल्यू रखे ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम मिले। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ, h का वैल्यू जो होता है वो होता है +-r/√2। इतने इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है रिंग की वजह से क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो देखो बच्चों, अपने पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू, एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, h r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2, h का पावर 3/2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको h के टर्म में डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे मैक्सिमम पॉइंट चाहिए, तो जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन मैक्स 0 होगा वहाँ पे हमें मैक्सिमम मिलता है, तो हम लोग डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 करके मैक्सिमा निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं h के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ, डी बाई डी एच इज इक्वल टू डी बाई डी एच ऑफ के क्यू एच अपॉन आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का पावर 3/2। यहाँ से बच्चों देखो, इसका वैल्यू 0 कर देंगे तभी हमें मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा, तो 0 डी बाई डी एच में के क्यू कॉन्स्टेंट है तो के क्यू बाहर निकाल लिए, डी बाई डी एच ऑफ एच बाई आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का पावर 3/2। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग लगाएंगे डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल क्या होता है, नीचे वाले टर्म को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, तो के क्यू ऐसे रखते हैं, यहाँ पे नीचे वाले टर्म को डिफरेंशिएट किए, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर सॉरी ऐसे रख दिए, और ऊपर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे डी एच बाई डी एच माइनस, क्योंकि डिवीजन रूल में माइनस आता है। अब हम लोग को क्या करना है, ऊपर वाले टर्म को ऐसे ही रखना है और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करना है, तो डी बाई डी एच ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का पावर 3/2। बच्चों ये 0 है, के क्यू को इधर लाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का पावर 3/2, डी एच बाई डी एच का इंटीग्रेशन 1 माइनस एच
पावर रूल लगाएंगे तो 3/2 हो जाएगा। और फिर से इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, तो पावर में एक माइनस करेंगे तो 3/2 - 1 दैट इज 1/2। तो ये हो जाएगा r² + h² का पावर 1/2। अब ये जो अंदर वाला टर्म है इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये r कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, 0 हो जाएगा, और h का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2h, जैसे d/dh ऑफ h²। तो यहाँ पे r² + h² का पावर 3/2 - 3/2h r² + h² का पावर 1। अच्छा, एक चीज तो मैं भूल रहा हूँ, डिवीजन में क्या होता है, जो नीचे वाला टर्म होता है उसको ऐसे ही रखा जाता है, h² का पावर 3/2। हालांकि ये 0 हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2h। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, r² + h² का पावर 3/2 - 3h r², 3h × h² + h² का पावर 1/2। बच्चों यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, r² + h² को कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा r² + h² का पावर 1/2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, r² + h²। ठीक है, इसका 1/2 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 1, और यहाँ से क्या बच गया, -3h²। ठीक, अब ये जो था ये तो 0 के बराबर है, इसको नीचे डिवाइड ले जाएंगे तो ये पूरा टर्म 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0। इसको नीचे ले जाएंगे तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज 0। बचा क्या, तो r² + h² - 3h²। यहाँ से अपने पास ये हो जाएगा r² - 2h² = 0। इसको इधर ले जाते हैं तो r² = 2h²। यहाँ से बच्चों h का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्क्वायर कर देते हैं, रूट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा r = √2h। यहाँ से h का वैल्यू बच्चों r/√2 प्लस माइनस, क्योंकि दोनों तरफ होता है बच्चों, इस तरफ भी एक्सेल पॉइंट होगा और इस तरफ भी रिंग होता है ना, तो रिंग के यहाँ पे भी और रिंग के पीछे भी, तो दोनों तरफ RH = प्लस माइनस r/√2 पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया। जो भी डिफरेंशिएशन किया, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा के, प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि ऊपर वाले को पहले डिफरेंशिएट करते हैं, नीचे वाले को एज इट इज रख देते हैं, फिर माइनस ऊपर वाले को एज इट इज रखेंगे, नीचे वाले को डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, और ये जो नीचे वाला है उसको एज इट इज रख देना है, इसका स्क्वायर लेके। ठीक है, क्लियर है बच्चों, चलो मिटा दो इसको, याद रख लो आप, जो रिंग होता है उसके लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मिलता है, तो H = r/√2 पे। अगला सवाल है अपना, टू आइडेंटिकल conducting sphere P and S with charge Q on each repel each other with a force of 16 Newton. A third identical uncharged conducting sphere R is successively brought in contact with the two spheres. The new force of repulsion between P and S is sorry देखो बच्चों, अपने पास दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर है P एंड S। अपने पास सॉल्यूशन, दो स्फीयर है P और S, दोनों पे चार्ज कितना है Q, और Q दोनों के बीच में अभी जो फोर्स लग रहा है वो रिपल्सन का लग रहा है। तो बच्चों ये जो साइन होगा ये आइडेंटिकल होगा,
प्लस, अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस होगा, ये माइनस होगा तो ये भी माइनस होगा, तभी तो रिपल्सन हो रहा है ना। तो अगर चार्जेस का साइन सेम होता है तो वो रिपल्सिव होता है, आपको ये पता होगा। तो यहाँ पे जो फोर्स का वैल्यू लग रहा है वो लग रहा है 16 न्यूटन। यहाँ पे फोर्स का वैल्यू कितना लग रहा है 16 न्यूटन, यानी F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस d मान लेते हैं तो d स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है, नाउ एक अनचार्ज जो स्फीयर है, हमने क्या किया, पहले P से टच कराया उसके बाद Q से। तो अगर हम लोग P से टच कराएंगे तो P पे जो चार्ज होगा, अनचार्ज बॉडी टच करा रहे हैं जिसका नाम दे दिया S। तो इस पे अगर Q है, इस पे 0 है, तो टोटल चार्ज कितना आएगा Q प्लस 0 डिवाइड बाई 2, मतलब दोनों पे क्या होगा, चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा। यानी अब हमारे पास जो P है इस पे चार्ज हो गया Q बाई 2 और S पे चार्ज हो गया Q बाई 2। ठीक है, चार्ज का प्रॉपर्टी होता है बच्चों, अगर दो बॉडी, चार्ज बॉडी को अगर हम लोग टच करते हैं या फिर अनचार्ज बॉडी को टच करेंगे तो चार्ज जो होता है टोटल चार्ज कंजर्व रहता है, टोटल चार्ज क्या रहता है, कंजर्व। ठीक है। सिमिलरली ये जो S है, अब इसको टच कराने के बाद S को किससे टच कराना है हमें, सॉरी ये R है, ये R, अब ये जो R है इसको किससे टच कराना है, S से। तो S से टच कराएंगे, S पे चार्ज Q है और R पे चार्ज Q बाई 2 है। तो जो चार्ज आएगा वो आएगा Q प्लस Q बाई 2 डिवाइड बाई 2। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, 2Q प्लस 3Q बाई 4। तो S पे चार्ज कितना आ गया, S पे चार्ज आ गया 3Q बाई 4। अब हमें नया चार्जेस मिल गया P और S पे, तो फोर्स लगा देंगे, फोर्स इज इक्वल टू K Q बाई 2 इंटू 3Q बाई 4 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 4 टू 8 और ये 3Q स्क्वायर बाई 8 डी स्क्वायर, यहाँ पे K। तो जो ओरिजिनल फोर्स था के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, वो तो 16 था, तो यहाँ पे हमने रख दिया 3/8 और इसके जगह पे हमने रख दिया 16। 8 टू जा 16 एंड 2 3 जा 6 न्यूटन। तो नया फोर्स जो लग रहा है चार्ज जो है बटने के बाद कितना लग रहा है, 6 न्यूटन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। आई होप आप लोग को मजा आ रहा होगा न्यूमेरिकल्स वगैरह देख के, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा होगा कि नहीं, बोर्ड्स में जो भी सवाल होता है वो आसानी होता है, बस हमें थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रॉन, ये जो सवाल है ये नीट में भी आया हुआ है। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस h, through a vertical distance h in a uniform and vertically upward directed electric field, vertically upward directed electric field E, the direction of electric field, the direction of electric field is now reversed, keeping its magnitude the same. A proton is allowed a proton is allowed to fall from rest in it through same vertical distance h. The time of fall of the electron in comparison to the time of fall of the proton is,
ठीक है, ये सवाल जो है बच्चों आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में भी है, ये सवाल आपसे नीट में भी पूछा हुआ है और ये सवाल बोर्ड में भी आया हुआ है। ठीक है, और बहुत ही आसान सवाल है, इतना मुश्किल नहीं है, इतना बड़ा सा जो क्वेश्चन लिखना पड़ा मुझे, इसका आंसर बहुत ही आसान है। ठीक है, तो फिजिक्स में याद रखना बच्चों, जितना ज्यादा बड़ा क्वेश्चन होगा उतना अच्छा है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा उसमें। ठीक है ना, तो करते हैं सॉल्व इसे अच्छे से नमक मिर्च डाल के। अब दिया है एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, एक प्रोटॉन दिया हुआ है हमें, फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h इन ए यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड। अपने पास जो है इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है बच्चों, तो नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो होगा QE, और एक फोर्स और लगी रहा होगा जो कि है mg। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि फोर्स जो है वो है Q और E, और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स होता है m इंटू ए, यानी QE एक्सेलरेशन मिल जाएगा कितना, QE बाई ए। अब बोल रहा है कि ये जो डिस्टेंस है जहां से ये गिर रहा है वो h हाइट का है, यहाँ से ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सेटअप किया है वो कितने डिस्टेंस में सेटअप किया है, h डिस्टेंस में सेटअप किया है, और वो रेस्ट से गिर रहा है, मतलब u का वैल्यू क्या है 0। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, टाइम बोला है तो v इज इक्वल टू u प्लस डिस्टेंस दिया हुआ है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ से क्योंकि u इनिशियल 0 है तो ये 0 हो गया, s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास 2s की जगह पे h 2h a t स्क्वायर। यहाँ से बच्चों a कितना आ जाएगा, a इज इक्वल t कितना आ जाएगा, तो 2h बाई a इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा रूट ओवर। तो टाइम पीरियड हमें मिल गया, कितना होगा गिरने में टाइम कितना लगेगा 2h बाई a। यहाँ से देखो बच्चों टाइम जो है रूट ओवर 2h, a की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, QE बाई m ऊपर चला जाएगा, यानी टाइम पीरियड जो है ऊपर से नीचे आने में कितना लग रहा है, T इज इक्वल टू HM बाई QE। तो सिमिलरली प्रोटॉन में तो वही भी यही होगा, फॉर प्रोटॉन टाइम पीरियड इज आल्सो 2HM बाई QE। अब ध्यान दो यहाँ पे ना हम लोग देखते हैं कि प्रोटॉन का जो चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो तो सेम होता है, यानी टाइम पीरियड जब कंपेयर करेंगे तो Q वाला जो टर्म है ये इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन, तो Q वाला टर्म जो है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मैग्नीट्यूड का है, इसको हटा दिए, सेम डिस्टेंस है इसको हटा दिए, यानी यहाँ से क्लियर कट पता चल रहा है कि TE बाई TP जो है वो किसके बराबर है, रूट ओवर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई मास ऑफ प्रोटॉन। टाइम पीरियड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मास पे, तो हमने रेशियो फॉर्म में लिख लिया, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू रूट ओवर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन। किसका मास ज्यादा होता है बच्चों, तो हमें ये पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है, मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है, यानी डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, यानी इसका रेशियो क्या होगा 1 से कम होगा, इसका रेशियो 1 से कम होगा। समझ में आ रहा है? या फिर ऐसे सोचो यहाँ से टाइम पीरियड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो जिसका मास कम उसका टाइम पीरियड कम, यानी मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो टाइम पीरियड किसका कम होगा, तो टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी लेस देन टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन। मास के साथ हमने कंपेयर कर लिया। या फिर ऐसे सोचो इसका रेशियो क्या हो रहा है 1 से कम आ रहा है, मतलब ये जो टाइम पीरियड होगा ये ज्यादा होगा टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो ऊपर से नीचे गिरने में कौन ज्यादा समय ले रहा है, प्रोटॉन ज्यादा समय ले रहा है और इलेक्ट्रॉन कम समय ले रहा है। ठीक है, तो बच्चों आई होप आप एंजॉय किए होंगे आज का सेशन, तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ अगले सेशन के लिए भी और हमें सपोर्ट कीजिए। जय श्री राम बच्चों।